नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में चैनल से आरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक प्रकाश और ध्वनि से रिलेटेड और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उनको हम इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दूरदृष्टि दोष के मरीज को किस प्रकार का चश्मा दिया जाता है? शून्य क्षमता का लेंस का, मिश्रित लेंस का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का? तो बिल्कुल उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का होता है। और यदि आए कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का चश्मा दिया जाता है, तो अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें इसकी डिटेल की, तो दूरदृष्टि रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु दिखलाई नहीं देती है। देखिए, दूरदृष्टि दोष है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूर की नहीं दिखाई देगी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी बार, लेकिन इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब अपोजिट होता है। दूरदृष्टि दोष में दूर की तो दिखाई देगी लेकिन पास की नहीं दिखाई देगी। इसी प्रकार निकट दृष्टि दोष में निकट की तो दिखाई देगी लेकिन दूर की नहीं दिखाई देगी। ठीक है, और इस रोग में निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। ये भी आर्ट 2011 में आया लेवल सेकंड में। तो किस पर तारत्व निर्भर करता है? आवृत्ति पर, वेग पर, तरंग दैर्ध्य पर या फिर तीव्रता पर? तो बिल्कुल जो तारत्व है वो किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पर निर्भर करेगा। मतलब कि जो ध्वनि का तारत्व होता है वो क्या होता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है तो उसका जो तारत्व है वो भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो ध्वनि और तारत्व क्या होता है? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब कि समानुपाती होते हैं। तो ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है तो तारत्व भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, यह RS प्री एग्जाम में पूछा गया 2012 में। तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो बिल्कुल 60 डेसिबल है, जो क्या है? मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। ध्वनि स्तर का मापन देखें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1 डेसिबल तो सर्वाधिक मंद जो ध्वनि होती है वो होती है 1 डेसिबल की। 10 डेसिबल की बात करें तो जो हम सांस लेते हैं, मनुष्य द्वारा सांस लेने से जो उत्पन्न ध्वनि होती है, पत्तियों की सरसराहट या खरखराहट होती है, वो क्या होती है? 10 डेसिबल के लगभग होती है। 20 डेसिबल की बात करें तो अति शांत स्थान की जो ध्वनि होती है वो 20 डेसिबल के लगभग होती है। 30 डेसिबल की बात करें तो मनुष्य की जो फुसफुसाहट होती है वो क्या होती है? 30 डेसिबल की। 50 से 55 तो नींद में खलल देने वाली जो ध्वनि होती है 50 से 55 की होती है, जब हमारी नींद खुल जाती है उससे। 60 डेसिबल की होती है, तो सामान्य बातचीत हमारी 60 डेसिबल होती है। इस तरीके से आप आगे पढ़ सकते हैं कि 90 से 95 मनुष्य के शरीर की नाड़ी प्रणाली में पुनः ठीक न किए जाने वाले परिवर्तन होने लगते हैं, मतलब कि नुकसानदायक होती है। 150 डेसिबल की बात करें तो हवाई पट्टी से उड़ते समय जेट विमान से उत्पन्न शोर। आगे बढ़ते जाते हैं तो ध्वनि प्राणघातक होती है। 150 से 156 वाली, 180 से 195 वाली रॉकेट इंजन से प्राप्त शोर होता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, इनमें से आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है? ऑप्शन देखते हैं तो 5 की, 30 की, 10 की या फिर 100 डेसिबल की। तो बिल्कुल 30 डेसिबल की इसमें क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे बात करते हैं तो ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर के लगभग, या फिर 17.5 भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। 17.5, 17.2 या फिर 17 मीटर। तो 17 मीटर के लगभग इसकी क्या होती है? मनुष्य की ध्वनि होनी चाहिए। आगे देखते हैं, तो जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है, निम्न में से किस घटना के कारण होता है? ये महिला सुपरवाइजर एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण या फिर कोई नहीं। तो बिल्कुल अपवर्तन के कारण हमें कोई भी वस्तु है वो जो ऊंची उठी हुई दिखाई देती है। आगे यदि हम बात करते हैं, या वस्तु साइज से बड़ी दिखाई देती है। तो प्रकाश के अपवर्तन की यदि हम बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन की यदि हम बात करें तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को अपवर्तन कहते हैं। दैनिक जीवन में अपवर्तन की, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की जो घटनाएं हैं, इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल लेके आपसे पूछा जा सकता है कि किस वजह से होता है। ठीक है, तो द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। जैसे हम पेंसिल को पानी में डालते हैं तो थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी। तारे टिमटिमाते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है। ठीक है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण उगता और अस्त होता हुआ जो सूर्य है वो क्या होता है? बड़ा दिखाई देता है। हमारे ऊपर आ जाता है तो थोड़ा छोटा दिखाई देता है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और जल के अंदर पड़ी हुई जो मछली है वो वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल कोई सा भी पूछा जा सकता है अपवर्तन का।
आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है 2018 में। तो व्यतिकरण कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है या फिर प्रकीर्णन कहलाता है। तो बिल्कुल अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया, अभी हमने अपवर्तन की डेफिनेशन पढ़ी, तो अपवर्तन कहलाता है। आप देख पा रहे होंगे अपवर्तन से रिलेटेड ज़्यादा एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उन पर ध्यान देना होगा। आगे यदि हम बात करें तो प्रकाश की निम्नलिखित में से किस घटना के कारण जल से भरे बर्तन के पैंदे में रखा सिक्का ऊपर दिखाई देता है। देखा, फिर से अपवर्तन का इसमें क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया है अपवर्तन का। PSI एग्जाम 2007 में ये क्वेश्चन आया है। इस तरीके से आपको ये याद रखने होंगे। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है। प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर अपवर्तन। बिल्कुल अपवर्तन है, इसकी वजह से हमें बड़ा भी दिखाई देता है। RS प्री 2007 में आ चुका है ये। आगे देखें तो तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देना, इसका क्या कारण है। बिल्कुल अपवर्तन है। देखिए आप अपवर्तन के कितने एग्जाम्पल्स इसमें क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं। और आगे देखते हैं तारों का टिमटिमाना। रात में जो तारे हैं वो झिलमिलाते हैं या फिर टिमटिमाते हैं, क्यों? क्योंकि वे प्रकाश को रुक रुक कर उत्सर्जित करते हैं। तारों का वातावरण प्रकाश को रुक रुक कर अवशोषित करता है। पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश को रुक रुक कर अवशोषित करता है। वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता है। तो बिल्कुल अपवर्तनांक बदलता है, जो अपवर्तन की घटना की एक प्रक्रिया है। तो इसका 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यदि इसकी डिटेल देखें तो ये डिटेल हो जाएगी, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि जो तारे हैं वो किस वजह से टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। आगे यदि हम बात करें, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है। तो कम गहरी दिखाई देने का यदि हम कारण देखें तो कारण क्या हो जाएगा, प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। तो बिल्कुल अपवर्तन इसकी क्या हो जाएगी, घटना हो जाएगी। ये हम आपको बता भी चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन, आभासी गहराई क्या होती है, वास्तविक गहराई पर अपवर्तनांक, ये फॉर्मूला है इसका। और यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है, ठीक है, आपतित किरण है और एक परावर्तित किरण है, दोनों के मध्य कितना है, 44 डिग्री का, तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य कोण का 2 गुना होगा। 22 डिग्री, 44 डिग्री, 66 डिग्री या फिर 88 डिग्री। तो बिल्कुल 44 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे यदि हम बात करें तो देखिए, इस तरीके से हम डिटेल भी देख सकते हैं। परावर्तित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है जितना कि आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। तो आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। तो बिल्कुल बराबर आएगा, दोगुना मत कर दीजिएगा। जैसे कि इस चित्र से आप अच्छे से समझ सकते हैं, कोण I बराबर कोण R। तो परावर्तन के नियम इनको कहलाते हैं, ठीक है। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आगे देखते हैं, जो कि RPC LDC 2014 में आ चुका है। प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछ रहा है हमसे। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, बैंगनी रंग का वेग लाल रंग से अधिक होता है, लाल रंग की आवृत्ति बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक होती है। तो बिल्कुल लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो सर्वाधिक होती है। आप जानते होंगे विबजॉर, विबजॉर में यदि हम देखें तो विबजॉर में जो होता है वो लाल रंग की जो होती है लैम्बडा, लैम्बडा मतलब तरंग दैर्घ्य इधर जाने पर क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। सबसे कम किसकी हो जाएगी, बिल्कुल बैंगनी रंग की हो जाएगी। आगे यदि हम बात करें तो प्रकाश रंगों के स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक व बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। आगे देखिए तो जेल प्रहरी में ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखते हैं कि किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, लाल रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का, सफेद रंग का। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो लाल रंग का जो है तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। तो परावर्तन के नियमों के अनुसार, परावर्तन के नियमों के अनुसार, और ये महिला पर्यवेक्षक पर आ चुका है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। बिल्कुल फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अभी हमने इसकी डिटेल भी देखी थी। तो परावर्तन के 3 नियम होते हैं, इनमें से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल ईजी है, आपको याद रखना होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कि कोण I बराबर क्या होता है, कोण R के बराबर होता है। तीसरा होता है कि परावर्तित किरण की आवृत्ति व चाल अपरिवर्तित रहती है। आगे देखते हैं तो मृग मरीचिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितनी बार ये एग्जाम्स में क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। यदि हम इसकी बात करें तो देखिए PSI हेडमास्टर को तो यहीं पे लिख रखा है 1998 में, 2007 में, 2018 में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण है।
तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन है जो मृगमरीचिका जिसकी वजह से दिखाई देती है। तो एक यदि हम देखते हैं तो मरीचिका एक प्रकार का क्या है, वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अनेक प्रकार के विरूपण को देखता है। वस्तु और प्रेक्षक की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है। इस घटना की व्याख्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन के सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। मतलब कि दूर से ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वहाँ पर पानी भरा हो, लेकिन हम जब पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर पानी नहीं है। इस तरीके की घटनाएं मृगमरीचिका कहलाती हैं। आगे देखते हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PSI 2002 में आ चुका है, तो आप जानते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या होती है, इसकी चाल होती है निर्वात में प्रकाश की। तो डेनमार्क ने ये दिया था, बिल्कुल इसकी डिटेल है जो कि हमारे कुछ खास काम की नहीं। आगे देखते हैं तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, कांच में, निर्वात में, वायु में, पानी में। तो बिल्कुल निर्वात में होता है। मैक्सिमम प्रकाश की चाल ये अभी हमने पढ़ी थी, वो कितना होता है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं तो प्रकाश तरंगे हैं, वैद्युत तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, चुंबकीय तरंगे, स्थिर वैद्युत तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है प्रकाश तरंगे। यदि हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देखें तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। प्रकाश दोहरी प्रकृति के होता है, तरंग या कण, ये पूछा जाता है प्रकाश कैसी प्रकृति का होता है, दोहरी प्रकृति का। तरंग प्रकृति से प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण आदि की व्याख्या हो पाती है, जबकि कण प्रकृति से प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या होती है। प्रकाश का मूल कण क्या होता है, फोटोन होता है। ठीक है, प्रकाश का मूल कण क्या होता है, फोटोन। आगे यदि हम बात करें तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 5.5 मिनट, 6.8 मिनट, 9.5 मिनट या फिर 8.14 मिनट। तो 8.14 मिनट लगभग इसका प्रकाश का जो है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो इसकी डिटेल हो गई। आगे यदि हम बात करते हैं तो निम्नलिखित